हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रौनक सर की पाठशाला। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये टॉपिक जनरली ये चैप्टर बहुत ईजीएस्ट चैप्टर और वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है 11th के फिजिक्स का, और इसमें हम फोकस रहेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज़। मेनली हमारे सिलेबस में इलास्टिक बॉडीज़ हैं, तो हम इलास्टिक बॉडीज़ पे फोकस रहेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। बहुत ईजीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, आराम से इजी फ्लो में हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। चलो शुरू करें। तो कौन सा? प्लास्टिक और इलास्टिक बॉडीज। पहले क्या होता है इलास्टिक और प्लास्टिक? व्हाट इज इलास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक? जनरल डेफिनेशन, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी उसके लिए। इलास्टिक वही जिसमें स्ट्रेच होना चाहिए वो इलास्टिक, और जो नहीं स्ट्रेच हो वो प्लास्टिक। फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, सही है, सब सही है, सब सही है। जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा उसके लिए ये डेफिनेशन सही है। आज ये डेफिनेशन चेंज होने वाली है। जो फ्लेक्सिबल हो वो इलास्टिक, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो वो प्लास्टिक। आज आपका ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी आज। ठीक है, चलो सबसे पहले जीरो से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि इलास्टिक और प्लास्टिक को बताएंगे कैसे। फ्लेक्सिबल है फोर्स लगा के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा नंबर वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक नंबर वाइज हो जाएंगे। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स वो तो फॉर्मूला है। फोर्स क्या होता है? अपुश और अपुल। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं बॉडी को, तो हमारा फोर्स कौन सा हो जाएगा? डिफॉर्म्ड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बोलना है। ठीक है, डिफॉर्म्ड फोर्स या चलो डिफॉर्मिंग कर देते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स लिखो, हेडिंग डेफिनेशन लिखते हैं। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अ फोर्स लिखो, अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन, a force which produces a change a force which produces a change in कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे डायमेंशन भी बोला जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशन और शेप एंड साइज। हर जगह शेप एंड साइज ये जनरल डेफिनेशन है। इस चीज़ को डायमेंशन भी बोला जाता है। डायमेंशन मतलब एक क्यूबॉइड है। क्या डायमेंशन है उसके? L, B एंड H। शेप है ना, क्यूबॉइडल शेप है। डायमेंशन क्या है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। यही इसके कॉन्फ़िगरेशन है। सिर्फ समझने के लिए ये वर्ड इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। तो ऐसा फोर्स, अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशन और शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके कॉन्फ़िगरेशन में, डायमेंशन में या फिर शेप और साइज में, इसको क्या बोला गया है? डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्म्ड फोर्स। एग्जाम्पल, दो बेसिक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, रबर बैंड और क्ले। रबर बैंड और क्ले। रबर बैंड स्ट्रेच करते हैं, इलास्टिक हो जाती है। क्ले कंप्रेस हो जाती है। तो वो जो फोर्स लगाया वो, तो लिखो एग्जाम्पल में रबर बैंड कॉमा क्ले और एटसेट्रा लिख दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने दो जनरल एग्जांपल ले लिए। चलो सेकंड, रीस्टोरिंग फोर्स। जो डिफॉर्म कर दे वो डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसको रीस्टोर कर दे वो, ठीक है, 99% केसेस में इक्वल होंगे।
99% केसेस में, अभी बताऊंगा मैं। इसी की इन दोनों के कंपैरिजन से ही बॉडी इलास्टिक या प्लास्टिक निकल के आएगी। चलो लिखो, अ फोर्स which helps in a force which helps in a force which helps in restoring the original configuration or dimension or shape and size. A force which helps in restoring the configuration or dimension or shape and size of the object after removing deforming force. After removing deformed force या deforming force, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको अंडरलाइन कर लो। आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड restoring force, is called restoring force. अब आपने जो एग्जांपल लिए थे अपन उसके कंसेप्ट में चलते हैं। रबर बैंड होगी यहां पे, रुक जाओ, ये रही, ये क्या है? रबर बैंड। मैंने इस पे क्या लगाया? ये कौन सा फोर्स हुआ? क्योंकि इसने इसके कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन या शेप एंड साइज, क्या शेप है? इलिप्टिकल, सर्कल, जो मानना है। मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मैंने रेक्टेंगल बना दिया, मैंने इसका शेप डायमेंशन चेंज कर दिया, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? अब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया। आफ्टर रिमूविंग अंडरलाइन करवाया है। उसके बाद जब जो फोर्स इसको वापस लेके आया अपने ओरिजिनल डायमेंशन में, वो फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग। तो ये रबर बैंड में हो सकता है, क्ले में? क्ले को ऐसे दबाओ, दब जाएगा, अंगूठे का एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन वापस आ पाएगा वो अपने में? नहीं आ पाएगा। जेली में? सारी में नहीं होता, सारी जेलीज में नहीं होता, कुछ में हो जाता है। चलो लिखो एग्जाम्पल, रबर बैंड बट नॉट क्ले। क्ले नहीं है ना रिस्टोरिंग फोर्स का एग्जाम्पल? है क्या? नहीं है, लेकिन रबर बैंड है। चलो, ये थोड़ा सा फोर्स क्लियर हो गया। अगला टॉपिक, इलास्टिसिटी। क्या हो गया? इलास्टिसिटी, लिखो डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी of the object by virtue of which, ये लिखा है virtue of which मतलब बिकॉज ऑफ, जिसकी वजह से। लिखने का तरीका है बुक का, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब बिकॉज, इसकी वजह से, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस और डायमेंशंस और शेप एंड साइज। तीनों हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो एक मिनट, डायमेंशंस ऐसे लिख दो, कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे लिख दो, शेप एंड साइज तो लिख ही सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में लिखने के लिए बता रहा हूं बस, लेकिन अगर भूल जाओ तो मार्जिन के ऊपर लिख देना कि इस किसको शॉर्ट में क्या लिख रहे हो, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस या कॉन्फ़िगरेशंस। इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस या कॉन्फ़िगरेशन या शेप एंड साइज, अब लिखते रहना वो। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करवाई थी, इसमें भी कर लो।
फिर से बोल रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it regains its original configurations or dimensions or shape and size after the removal of deforming force. क्या मैं ये बोल सकता हूं जो ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर रिस्टोरिंग फोर्स, ध्यान से सुनना, अब मैंने 3 चीजें लिखवाई हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिसिटी, मैं ये तीनों को कंबाइन करके बोल रहा हूं। वो एक ऑब्जेक्ट है, चलो मान लेते हैं एनी ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट ने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, वो ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स लगा सकता है तो ही क्या वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, जो नहीं लगा सकता वो अब बताओ रबर इलास्टिक है, रिस्टोरिंग की प्रॉपर्टी है उसमें। क्ले इलास्टिक है, नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद रबड़ रहेगी लेकिन कुछ हद तक रहेगी, ठीक है, हाँ वो तो सबको पता है, कोई बात नहीं। स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन ऐसे राह चलते किसी से मत पूछना, कॉमर्स वालों से तो पूछना ही मत, लड़ लेंगे तुमसे, वे पागल हो गए हो। रबर ज़्यादा इलास्टिक है, ये देखो रबर ज़्यादा इलास्टिक है, क्या हो गया, रबर ज़्यादा इलास्टिक है। स्टील को ऐसे करके दिखाओ, मान जाऊंगा, नहीं हो सकता। लेकिन जो नहीं है वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रबर का भी देखेंगे, स्टील का भी देख लेंगे, चलो क्लियर है। हाँ हाँ सिंपल, अभी इलास्टिक लिमिट पे आ रहे हैं। अच्छा, क्या हर चीज इलास्टिक होती है? मैंने पूछा हर चीज इलास्टिक होती है, हाँ या ना? हर चीज प्लास्टिक होती है? नहीं, हर चीज इलास्टिक भी नहीं होती, हर चीज अरे ऐसा थोड़ी होता है। इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जितना डिफॉर्म हुआ वापस ओरिजिनल उतना आ गया, जैसे इसका डायमीटर, कहाँ गई रबड़, इसका डायमीटर कितना मानोगे? 1 सेंटीमीटर। मैंने इसको डिफॉर्म किया, अब मैंने इसको डिफॉर्म रखा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन ऐसे रख दिया, तो क्या ये ओरिजिनली वापस आ पाएगा? नहीं, ये तो डिफॉर्म हो जाएगा, वापस ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर पे नहीं आ पाएगा इसका डायमीटर। मतलब अब ये इलास्टिक है लेकिन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, लेकिन हमने देखा वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये तो कंफ्यूजन हो गई। अब क्या करेंगे? अब इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी की एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट से ज़्यादा, जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग कह गए, एक लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ अच्छी नहीं होती। वही लॉजिक यहाँ लग रहा है कि इलास्टिसिटी भी एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज बड़े बुजुर्गों की सुननी चाहिए, सीधी सादी बात। शॉर्ट में कहा जाए तो हर चीज़ की एक हद होती है, एक हद के बाद कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। क्या होता है उसके बाद? अगर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ अच्छी नहीं होती। हो गई तो लिमिट क्रॉस, तो क्या करोगे? मान लो एक चीज़ की लिमिट क्रॉस हो गई। अरे अरे अरे, इतना भावनाओं में नहीं बहते, डेरिवेशन लगा देंगे कि क्या हुआ। अगर एक चीज़ की लिमिट क्रॉस हो गई तो वापस ओरिजिनल लिमिट में या ओरिजिनल डायमेंशन में, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगी, वो वापस नहीं आ पाएगी। कौन? अरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर डायमेंशंस यार, सीधे सीधे, ठीक है। आ जाए तो उसे आने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर एक चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाए तो उसे वापस अपनी हदों में, लिमिट में आने में दिक्कत होगी। इसलिए हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मत लेना।
खुद का एग्जाम्पल मत लेना। स्प्रिंग देखी है सबने? कहाँ की? पैरों में, पेन में। हाँ, पेन में स्प्रिंग होती है, इजीली दबा सकते हो। 4 व्हीलर की स्प्रिंग देखी है? दबा सकते हो। क्रेन की स्प्रिंग देखी है? दबा सकते हो। तो हर स्प्रिंग का फोर्स अलग है, डिफॉर्मिंग फोर्स अलग है तो रिस्टोरिंग फोर्स अलग है, दोनों अलग है तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक। अब लिमिट की बात करी है तो इलास्टिसिटी की, हर चीज की लिमिट होती है तो इलास्टिसिटी की भी लिमिट होगी, उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। अगला टॉपिक अपना वही है, डालो हेडिंग। दूसरा आ गया, इलास्टिक लिमिट। लिखो डेफिनेशन। इट इज द अपर लिमिट। ये कुछ वर्ड्स हैं, इसका ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इन्हें। इट इज द अपर लिमिट, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स up to which if deformed force is removed, up to which if deformed force is removed, comma, the object regains its original configuration, the object regains its original configuration completely। completely को अंडरलाइन कर दो, completely को अंडरलाइन कर लो। and beyond this क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। and beyond this limit, beyond this limit, if deforming force is increased, if deforming force is increased, then the object loses its property of elasticity, then the object loses its property of elasticity and gets permanently deformed, and gets permanently deformed। एक बार फिर से बोल रहा हूं। It is the upper limit of deforming force up to which if deformed force is removed, then the object regains its original configuration completely। completely को अंडरलाइन कर देना, अपर लिमिट को अंडरलाइन कर देना। and beyond this limit, if deforming force is increased, then the object loses its property of elasticity and gets permanently deformed। चलो इधर देखो, बचपन से हम बोलते आ रहे रबर बहुत इलास्टिक है, बचपन से हम बोलते आ रहे रबर बहुत इलास्टिक है। आओ इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं। इलास्टिक है अभी भी, अब ये लिमिट क्रॉस हो गई, अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो क्या होगा? और फिर अब टूट गई। अब ये जो एक बार टूट जाता है वो जुड़ने में दिक्कत अरे जुड़ जाता है लेकिन दिक्कत देता है, वक्त लगता है। अरे बेटा दिक्कत देता है, इसको जोड़ के दिखा दे वक्त लगा के, ये ले दिक्कत देगा ये। अब तुम फेविकॉल लगा दोगे, एरल्डाइड लगा दोगे, जुड़ तो जाएगा, दिक्कत देगा। एफर्ट्स लगाओगे एफर्ट्स तो टूटने के बाद ही लोग एफर्ट्स लगाते हैं, टूटने की नौबत ही क्यों आने देते हो? अरे भावनाओं में बह गए सर। सो डीप बहुत ज़्यादा डीप हो गया। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। होता है लेकिन फैक्चुअल बात बताई मैंने, एक रिश्ते में भी तो ये होता है, एफर्ट्स टूटने के बाद ही लगाए जाते, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद ही लगाए जाते हैं, उससे पहले लगा दोगे तो नहीं टूटेगा, सिंपल बात है।
तो ये चीज़ हर ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ये चीज़ हर ऑब्जेक्ट के साथ भी होती है कि अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाए, अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाए तो वापस रीगेन नहीं कर पाता अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। नंबर क्या था? थर्ड। अभी लिखना क्या है? फोर लिखना है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज लिखो। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज या ऑब्जेक्ट जो लिखना लिख देना। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज या और ऑब्जेक्ट्स। चलो लिखो। दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज बॉडीज which regains its original configurations immediately and completely। अंडरलाइन कर लेना, immediately and completely अंडरलाइन कर लो इसे, क्योंकि हमारा अगला आने वाला है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। ये जो अंडरलाइन करवा रहा हूं यही आपको जब रिवाइज करोगे ना, सिर्फ अंडरलाइन देखोगे सब रिवीजन हो जाएगा अपने आप। क्या क्या डिफरेंस है ये अंडरलाइन वाली चीजें बता देंगे। चलो, दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज बॉडीज विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, immediately and completely after removing deforming force are called perfectly elastic bodies, are called perfectly elastic bodies। एग्जाम्पल, मैं वो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसका नाम सुना है आपने? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्वार्ट्ज क्या होता है? स्टोन होता है। काय का? एलिमेंट का? फॉस्फर। लिख लो, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, लिख लो। होमवर्क है आपका ये होमवर्क है, इन दोनों के बारे में पढ़ के आना। मुझे आप अगली क्लास में बताओगे क्या होते हैं। मैंने ये बता दिया परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल दे दिए, कुछ तो खुद से कर लो। ये 2 एग्जाम्पल लिखवाए हैं, एक्सेट्रा भी लिखवाया है, और भी बहुत चीज़ें होंगी दुनिया में। मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी लिखाई है, लेकिन आप मुझे बताओगे ये क्या होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस अलग होता है, फॉस्फोरस लिखा है, क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रॉन्ज। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? ये भी पता करके आओ। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ही चीज़ है या अलग अलग है? किस हेडिंग के अंदर है देख लो। परफेक्टली, ये दोनों परफेक्टली इलास्टिक हैं। नेक्स्ट, अच्छा रबर बताओ। अब तो वो बात हो गई अपनी, अब तो पढ़ लिया कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर से, सबको पता है। राह चलते पूछोगे वो क्या बोलेगा? पत्थर फेंक के मारेगा, क्या बोल रहे हो, पागल हो? रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि डेफिनेशन ही वो थी, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो ज़्यादा इलास्टिक है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, एक हद में, एक लिमिट में, एक्सेप्शंस। अच्छा वाह, ये सही था। हमारी सोच ही गलत थी जिसने नहीं पढ़ा ये चैप्टर अभी तक। चलो नेक्स्ट, ये लिखिए डेफिनेशन। नेक्स्ट, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज या ऑब्जेक्ट जो भी है। बॉडीज लिखना है, ऑब्जेक्ट्स लिखना है, खुद से देख लो, मैं तो सब लिख देता हूँ। लिखो दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज बॉडीज, जो भी लिखना है। दोज ऑब्जेक्ट्स
विच, अच्छा डेफिनेशन देखना, ऐसी लिखवा रहा हूं कि एक जो है दूसरी वो नहीं है। मैंने डेफिनेशन ऐसी लिखवाई है, जो ये है वो नहीं है, और जो वो है वो ये नहीं है, बस। इसलिए अंडरलाइन ध्यान से करना क्या कर रहे हो। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट, दोज ऑब्जेक्ट्स which does not regains its original configuration, those objects which does not regains its original configuration on the removal of deforming force, on the removal of deforming force are called perfectly plastic bodies or objects। जो लिखना लिख दो। फिर से बोलूं, those objects which does not regain its original configuration on the removal of deforming force are called perfectly plastic bodies। Example, एक चीज़ में, क्योंकि अब 11th में हो, 12th में तो आदत जाना ही है सबको, एटसेट्रा के बाद डॉट लगा दिया करो, क्योंकि ये एटसेट्रा का फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, लगा दिया करो। नहीं भी लगाओ तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, पुट्टी और पैराफिन वैक्स, होमवर्क क्या होता है। पुट्टी तो दीवारों पे होती है, सबको पता है, सबके घर में होती है, सबके सामने ही होती है। एक बार जिस शेप में सेट हो गई, सेट हो गई, अरे अरे यार तुम सेट करते रहोगे, बस यही करते रहना। पुट्टी एक बार दीवार से चिपक जाती है, जिस शेप में, उस शेप में रह जाती है, चिपक जाती है, अरे सेट हो जाती है, वो चिपक जाती है। पैराफिन वैक्स भी ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, नॉर्मल वैक्स कैंडल वैक्स की होती है, वो उसके साथ भी तो ऐसा है, वो इलास्टिक है क्या, टूट जाएगी ना। कैंडल तो तोड़ देखी होगी बचपन से, तो वो प्लास्टिक है। अभी पैराफिन वैक्स क्या है, होमवर्क ढूंढ के आओ, ठीक है, नेट पे बैठते हो ये भी देख लिया करो, होमवर्क है। पुट्टी पता है सबको, सबको पता है पुट्टी क्या होती है, ठीक है, सेट हो जाती है। चलो अब शुरू करते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर की जान। जैसे सबकी जान होती है, इस चैप्टर की भी जान है। क्या है इस चैप्टर की जान है? क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सबकी जान होती है, आपकी भी होगी, ठीक है। चैप्टर की जान क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना है, बस क्या होता है। तो क्या नंबर था अपना? 6 देख लो, 5 या 6। शुरू करते हैं। स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। आधा न सिग्मा, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? ये फिजिक्स का स्ट्रेस पूछ रहा हूं मैं आपको। जो स्ट्रेस किसी की वजह से है वो नहीं, पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस है, ये वो स्ट्रेस नहीं है जो आपको होता है पढ़ाई की वजह से। ये फिजिक्स का स्ट्रेस है, ठीक है, ये फिजिक्स का स्ट्रेस है। और अभी मैं आपसे पूछूंगा, वैसे चलो लिखो। इट इज डिफाइंड एज deforming force. It is defined as deforming force on an object per unit area। इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को अंडरलाइन करो और यूनिट एरिया को अंडरलाइन करो। यूनिट एरिया, अगर मैं बोलूं स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। बुक में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी, बुक में ये डेफिनेशन नहीं है। बुक में क्या लिखा है? फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स पर यूनिट, बट ये तो प्रेशर भी होता है। आप कैसे बताओगे कि प्रेशर क्या है, स्ट्रेस क्या है? पढ़ाई की वजह से जो होता है वो क्या होता है? प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, या पढ़ाई के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है? ऐसा ही कुछ, या पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से प्रेशर होता है? चलो, अगर मैं इसको लिख दूं फोर्स अपॉन एरिया, तो ये चीज तो प्रेशर भी है। तो अब बताओ, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है, या पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से प्रेशर होता है? या जो मैंने बोल दिया उसकी वजह से स्ट्रेस होने लग गया हो, या प्रेशर होने लग गया हो रहा है? जल्दी बताओ। किसके? पहले वाले के साथ जाओ फिर। पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से प्रेशर होता है, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है। अच्छा, गुड। इसमें क्या फर्क है? बुक में इस डिफॉर्मिंग फोर्स को फोर्स लिखा हुआ है, क्योंकि हर जगह डिफॉर्मिंग फोर्स की जगह सिंपल फोर्स बोल दो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें पता है वो फोर्स कौन सा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, क्या ये फोर्स अगर कोई प्लास्टिक बॉडी है, ध्यान से सुनना, फॉर प्लास्टिक, अरे नहीं प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, फॉर इलास्टिक ऑब्जेक्ट, क्या डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल होगा रिस्टोरिंग फोर्स के? सिर्फ हाँ या ना? जितना मैंने डिफॉर्म करने में लगाया फोर्स, उसने पूरा रीगेन कर लिया, रिस्टोर कर लिया, तो ये दोनों फोर्स, हम इस चैप्टर में इलास्टिक बॉडीज भी पढ़ेंगे, प्लास्टिक भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया, ये लिख लो, ठीक है। फॉर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, हम क्यों बोल रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स? क्योंकि हम किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन डायमेंशंस में। अगर मैं बोल दूं फोर्स अपॉन एरिया, ये भी सही है, ठीक है, फोर्स अपॉन, क्योंकि जो गिवन फोर्स है, अगर आपको मैं एक फोर्स दूं कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे और वो डिफॉर्म हो गया, तो है तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स ही ना, बस हम उसको हर जगह बोल नहीं रहे डिफॉर्मिंग फोर्स, बस है वही एक चीज़ ही है। बुक में आपको मिलेगा फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस। एक लाइन लिखना जहां आपने डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसके बाद एक लाइन लिखना, एक्सपीरियंस्ड बाय मटेरियल, एक्सपीरियंस बाय मटेरियल और ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, एक्सपीरियंस बाय मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जब मैं आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताऊंगा ना, तब बताऊंगा ये लाइन क्यों लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये कौन कर रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हम फोर्स लगा किस पे रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का मटेरियल ही तो रिस्टोर करेगा उसे, तो मटेरियल पे फर्क आएगा, ठीक है, लिख लो। चलिए अब कुछ काम की बातें करते हैं, वो बच्चों वाली चीजें जो आपको स्कूल में जरूरी है लिखने के लिए। स्ट्रेस की एसआई यूनिट बोलो, फोर्स पर एरिया, इसको और क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीए, ठीक है, पास्कल। आर नहीं है, पी है, आर नहीं है, पीए। चलो डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का, ये तो कर दो यार, पहला चैप्टर पूरा महीना निकाल दिया 10। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, अरे 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 याद ही नहीं, किसी को नहीं याद, बताओ। ml, चलो देखते हैं, ml 2 T-2, ये फोर्स है। ml T-2 फोर्स अपॉन, अरे है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रहा मास, ये रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ठीक है, फोर्स पर एरिया L -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 क्या हो गया? ml -1 T। कोई दिक्कत? अब
अब भूलोगे तो कूद जाना यहाँ से, यहीं से बालकनी से कूद जाना। अब अगर भूल गए तो ml-1 t-2, क्या फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगना जरूरी है क्या? नहीं, किसी भी डायरेक्शन में लग जाए। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? इट इज अ, बस ऐसे लिख के आना। क्वेश्चन आएगा डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख देना, सिग्मा से डिनोट करते हैं लिख देना, F अपॉन एन मीटर मतलब P से डिनोट कर दो या F से डिनोट कर दो, एक ही चीज़ है, F बुक में F से डिनोट किया हुआ है, तो F अपॉन ए और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख देना, मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, पूछी गई हो ना पूछी गई हो आपको लिखना है ये। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, किसी को कोई दिक्कत? आपको ऐसे ही लिखना, और लिख देना, इतने में तो मिल ही जाएंगे नंबर। अब थोड़ा सा डिटेल में 1 मिनट लूंगा मैं आपका, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हायर स्टडीज के लिए जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में, प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन यूनिट एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। वो फोर्स कौन सा होता है? एक्सटर्नल फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अपना एक्सटर्नली लगाया ना अपन ने, ये एक्सटर्नली लगा रहा हूं तो इस बॉडी पे प्रेशर आएगा। अब जो इसके, अगर ये इलास्टिक है तो ये रीगेन करेगा रिस्टोरिंग फोर्स से। तो अगर मैं बोलूं प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया है, तो स्ट्रेस इंटरनल फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया है। लेकिन ये आपको नहीं आएगा, ये हायर स्टडीज़ का टॉपिक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, छोड़ दो, बस मैंने बताने के लिए बता दिया। वापस आते हैं सिलेबस में, है तो एक ही चीज़, फोर्स प्रेशर एक्सटर्नल की वजह से आता है, स्ट्रेस इंटरनल की वजह से आता है। एक्सटर्नल की वजह से ही तो इंटरनल आया। एक ऑब्जेक्ट पे जब तक एक्सटर्नल नहीं आएगा, इंटरनली वो रिस्टोर करेगा? नहीं करेगा, वो तो ऐसा ही रहेगा जैसा है। जब तक बाहर से कुछ नहीं लगता तब तक अंदर से कुछ नहीं फील होता, सिंपल सी बात। अरे बहुत डीप बात हो गई, बहुत डीप, सो डीप। चलो अगला, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अगली हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 7th टाइप्स। हाँ वही है, लिखो एक एक करके। अब इसके अंदर चलेगा 7A। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखो, टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखो। इफ द stress increases, the length of the object in the direction of deforming force, if the stress increases the length of deforming force, अरे क्या बोल दिया, रुक जाओ। if the stress increases the length of the body या object in the direction of deforming force, then the stress is called tensile stress or longitudinal stress। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंसाइल में ऐसा है कि टेंशन जब अप्लाइड होती है बॉडी पे तो आ रहा हूँ। जहाँ ये डेफिनेशन लिखी है उसके और में एक और डेफिनेशन लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ और करके। अभी मैंने जो डेफिनेशन बोली मैं फिर से बोल रहा हूँ। इफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड
टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड in the body when it is subjected, stress induced in the body when it is subjected to, when it is subjected to TWO2, दो, when it is subjected to, ऐसे लिखना, when it is subjected to equal and opposite pulse longitudinally, इधर देख लो, subjected to equal and opposite pulse longitudinally. इधर देखेंगे अब सब, ये एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने इस पे, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये फिर से एक्सटर्नल हो जाएगी, ये कौन सा डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल। ये कौन सा हुआ फिर, ये वाला कौन सा हुआ, लैटरल, ठीक है। ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है, ये डायरेक्शन लैटरल है, या वर्टिकल बोल दो। अब हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ऐसी बनती हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल जो अलोंग, नाम में लिखा है जो अलोंग दी लेंथ होगा, और उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो लैटरल होगा। जो अलोंग दी लेंथ होगा वो लॉन्गिट्यूडनल, और उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो लैटरल होगा। मैंने बोला ये फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ा रहा है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रख दूं, कोई फोर्स लगाऊंगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा। या तो ये फिक्स होना चाहिए यहां से, और अगर इसकी मुझे लेंथ बढ़ानी है तो मैं 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पुल्स लगा दूंगा। ये फोर्स इक्वल होंगे तभी इसकी लेंथ बढ़ेगी ना, इसकी लेंथ तभी तो बढ़ेगी। ये देखो, ये बढ़ गई। कंडीशन है, अगर दोनों फोर्स इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा, एक साइड से बढ़ जाएगा, दूसरा कम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसलिए 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पुल्स। तो ये स्ट्रेस कौन सा होगा, ये स्ट्रेस कौन सा होगा जो इसकी लेंथ बढ़ा रहा है। ओरिजिनली ये लेंथ L थी, अब ये डेल L हो गई है, ठीक है। क्या किया इसने, लेंथ को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो क्या डेफिनेशन बोल रही है, इफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्म। फोर्स कहां लग रहा है, आधा देखो, इसको छुपा दो। फोर्स इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहां पे भी वही हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, और दोनों तरफ देखा जाए फोर्स इस डायरेक्शन में, लेंथ भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो डेफिनेशन तो सही है मेरी, मैं डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। क्या, हाँ, ये डिफॉर्मिंग फोर्स ही है। रिस्टोरिंग फोर्स कब आएगी, जब बॉडी डिफॉर्म होगी। अगर मैं बोल दूं ये इलास्टिक बॉडी है, ये फोर्स हटाओगे जैसे ही, रिस्टोरिंग फोर्स तब आएगी। तो ये भी कह सकते हैं डेफिनेशन में कि रिस्टोरिंग फोर्स, हमें बताना हेडिंग क्या है, टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक चीज और बता दूं, चलो, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। क्या फोर्स और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या स्ट्रेस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझते हैं। इसका डायमीटर मान लो 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सामने से आपको रेक्टेंगल क्या दिखेगा, रेक्टेंगल ही दिखेगा ना। चलो इसको मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, अभी के लिए 5 सेंटीमीटर मान लो। इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर तो होता नहीं है, 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। चलो अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, अगर ये बॉडी एक जगह से फिक्स नहीं होगी तो ये आगे निकल जाएगी। ये देखो, ये फोर्स लगाया, आगे बढ़ गई। तो फोर्स कब लगाएंगे, या तो फिक्स हो एक जगह से, या दोनों तरफ इक्वल है ना, ऑपोजिट लगा दो। डेफिनेशन पहली वाली क्या बोल रही है, इफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जितना फोर्स लगाता जाऊंगा
उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। मैं आ रहा हूं उस पर, रिस्टोरिंग फोर्स पे। जितना फोर्स बढ़ाता जाऊंगा उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, उतना एरिया कम होता जाएगा। कौन सा एरिया? स्ट्रेस की डेफिनेशन में किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे, कौन सा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहाँ क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? फोर्स, एक मिनट, ये चलो, ये फोर्स लग कहाँ रहा है? यहाँ पे। अगर मैं यहां से एक फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स इस सर्कल पे लग रहा है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? सर्कल। सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ बढ़ रही है, ये सर्कल पे लग रहा है ना फोर्स, तभी तो। फोर्स कहां लग रहा है? इस सर्कल पे, तो इस सर्कल का एरिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने फोर्स बढ़ाया, लेंथ बढ़ गई, क्या सर्कल छोटा हो जाएगा? ये देख लो, फिर से देख लो। अभी इस रबड़ की जो भी डायमेंशन है, ये हल्की सी थिकनेस, बहुत हल्की है, बड़ी रबड़ होती तो मैं बताता। मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये और पतली हो गई और मोटी हो गई? और पतली हो गई है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। तो स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन बन के आएंगे एसोसिएशन में। ठीक है, अब जितना मैं फोर्स बढ़ाऊंगा उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स कब आता है? डेफिनेशन में लिखा है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स चला जाता है तब रिस्टोरिंग फोर्स आता है। जब वो चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तब रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। ये जो रिमूव हो गया, जैसे ही रिमूव होगा क्या होगा? ये बॉडी रीगेन करेगी अपना, और अगर इलास्टिक बॉडी है तो ये वापस एल पे आ जाएगी, तो ये वापस। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कब आएगा? जब डिफॉर्मिंग फोर्स चला जाएगा। हाँ चलो, वो भी चला गया, अब तुम भी चलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल में कोई दिक्कत? पक्का? अगली हेडिंग, डायग्राम इसलिए बनवा दिया, कुछ फायदा हुआ डायग्राम बनाने से? नहीं समझ आया? चलो अच्छा। 7B, अगली हेडिंग लिखना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और बुक में एक और वर्ड लिखा है, कंप्रेशनल। क्या क्या लिखा है? बताओ। नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता हो, बोलो। वॉल्यूम अभी कहाँ आएगा? वॉल्यूम 3 है, आ रहा है, सब्र करो, वो आएगा, सब्र करो। कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस, नाम में ही लिखा है। टेंसाइल क्या कर रहा है? टेंशन, डायमेंशन, लेंथ बढ़ा रहा है। कंप्रेशन क्या करेगा? अरे यार, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचोगे उसका लेंथ बढ़ जाएगी और दबाओगे तो कम हो जाएगी। वही चल रहा है बस, और कुछ नहीं है दुनिया, इतनी सी दुनिया है। लिखो, इफ द स्ट्रेस डिक्रीजेस द लेंथ of the body, if the stress decreases the length of the body in the direction of deforming force, then the stress is called if the stress decreases the length of the body in the direction of deforming force, then the stress is called compressive stress और compressional stress। और करके लिखना, और करके एक और डेफिनेशन है इसकी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी, और करके लिखो, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी, stress induced in the body when it is subjected
ये कौन सा फोर्स है बताओ? अरे पुश है या पुल है? पुश. स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुशेस. व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुशेस लॉन्गिट्यूडनली. अच्छा, क्या टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही हो रहे हैं? हाँ, टेंसाइल और कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहे हैं. एक को खींचोगे तो बढ़ जाएगी लेंथ, एक को कंप्रेस करोगे तो, लेकिन एक लिमिट तक. क्यों? एक लिमिट से ज़्यादा, कुछ भी लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको वापस आने में दिक्कत होती है. दिक्कत होती है. आ तो जाता है, कभी कभी हो जाता है, किसी के साथ नहीं आता, लेकिन आ तो जाता है अगर एक लिमिट से कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन दिक्कत होती है. चलो वापस आ जाओ इधर. मैंने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, इसका डायमेंशन कम हो गए, इसके डायमेंशंस कम हो गए. ठीक. डायमीटर के साथ क्या होगा? ये रबड़ में तो होगा नहीं, ये किस में होगा? एक एग्जांपल बताओ जिसमें मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं और उसका डायमेंशंस, लेंथ तो कम हो रही है लेकिन साइड से डायमेंशंस बढ़ रहा है. क्ले. क्ले तो इलास्टिक प्लास्टिक कुछ है ही नहीं, मतलब उसको खींचोगे तो टूट जाएगी, दबाओगे तो कंप्रेस तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. अगर मैंने क्ले को दबा दिया, मान लो क्ले का 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया, वो 5.5 तो जाएगा, जाएगा ना. तो उसके डायमेंशंस और मतलब लॉन्ग लेंथ कम हो जाएगी, और सर्कल अगर है तो उसका सर्कल का डायमीटर बढ़ जाएगा. क्लियर है? वो बहुत कम होती है, बहुत कम. स्प्रिंग अलग से टॉपिक है, वो जब आएगा उसको तब बताऊंगा. होता है, स्प्रिंग के साथ भी होता है. स्प्रिंग की लेंथ इतनी है, उसको दबा दिया तो उसका हल्का सा डायमीटर बढ़ जाएगा, हल्का सा. ठीक है, खींच लो, मतलब अगर स्प्रिंग का डायमीटर नहीं, स्प्रिंग का नहीं, लेकिन स्प्रिंग जो अगर ऐसा है ना, स्पाइरल ऐसी होती है ना स्प्रिंग, इसको अगर ऐसे ध्यान से देखूं मैं, वो जो डायमीटर बना रही है, वो स्प्रिंग जो ऐसे सी सर्कल बना रहा है, वो डायमीटर अगर खींचूंगा तो कम हो जाएगा और दबाऊंगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत मिनिमम होता है उसके साथ. ठीक है, चलो आ गया. टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया. टेंसाइल को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल. कंप्रेसिव को क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल. दोनों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही होते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एक सेकेंड, ये भी बता ही देता हूं. चलो, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस था उसमें डेल एल ग्रेटर देन एल था क्या? जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसमें डेल एल, ठीक है, याद रखना, इसको लिख लो, याद रखना. अभी जब स्ट्रेन आएगा ना तब काम आएगा ये. चलो लिखो नेक्स्ट. 7C, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ये मिटा देते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. हाइड्रोस्टैटिक क्या? चलो लिखो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस, या यूनिफॉर्म फोर्स लिखो, स्ट्रेस छोड़ दो, यूनिफॉर्म फोर्स लिखो अभी के लिए. हालांकि एक ही बात है, फोर्स बोलो स्ट्रेस बोलो, है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. When an object is subjected to uniform force from all directions, and as a result
It changes the volume of the object. It changes the volume of the object. It changes the volume of the object. Then it is called hydrostatic stress or volumetric stress. Then it is called hydrostatic stress or volumetric stress. Example. उम्मीद है ये एग्जाम्पल सबने देखा होगा, सबको पता होगा। बैलून के अंदर हवा भरी, हर डायरेक्शन में क्या इक्वल हवा रहेगी? अगर ये बैलून है, ठीक है, तो वो जो एयर इसके अंदर है क्या वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगी? और वो इसका वॉल्यूम चेंज करेगी। पहले बैलून छोटा सा होता है, फिर हवा, जितनी हवा भरते जाओ बड़ा होता जाता है, सिंपल सी बात है। तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका। तो ऐसा स्ट्रेस जो पहला कंडीशन, ये सब अंडरलाइन करना है आपको डेफिनेशन में जो लिख रहा हूं, जो यूनिफॉर्म फोर्स लगाए या यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगाए, कौन से डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शंस में। और चेंज क्या करे उसका? टेंसाइल स्ट्रेस क्या चेंज कर रहा था? लेंथ। कंप्रेसिव लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक क्या कर रहा है? वॉल्यूम चेंज, नाम में ही लिखा है, ठीक है। क्या ये सिर्फ इंक्रीज करेगा? नहीं, डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। कोई बॉडी सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर, उस पर हर जगह से इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर लगेगा। एक चीज मैं मानता हूं कि हाँ, जितनी बॉडी नीचे जाते जाएगी उसके ऊपर जितना वाटर है उतना प्रेशर लगेगा, ये तो होता है। अगर आप तैर रहे हो, ये वाटर लेवल है, यहाँ रहोगे प्रेशर नॉर्मल लगेगा, जितना डेप्थ में जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस केस को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। जो बॉडी पानी के अंदर है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे हाइट के साथ प्रेशर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता रहता है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जितना पानी ऊपर है उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है, आपके ऊपर। लेकिन हमने क्या छोड़ दिया अभी इसको? पानी के अंदर क्या होता है? ये पानी के अंदर है, हर डायरेक्शन में जितना पानी इस पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज ना होना बात की बात है, हर ऑब्जेक्ट का नहीं होता लेकिन हो जाता है। स्पेस में हो तो, स्पेस में कैसे बताऊं मैं? स्पेस में तो बॉडी एक्सपैंड हो जाती है, फटे जाती है, वहाँ तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है ना। ये सारी स्टडीज हमारी लिमिटेड है अर्थ तक। मार्स में जाके ये वैलिड नहीं होगा, स्पेस में जाके ये वैलिड नहीं होगा। हर चीज़ वैलिड नहीं होती हर जगह जाके, ठीक है। हमारी लिमिटेशंस है ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, लिमिट में है। चलो, स्पेस में मैं वैसे कभी गया नहीं, जाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ की स्टडीज़ कैसी होती हैं। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे, हमारे द ग्रेट इलॉन मस्क साहब यही तो कर रहे हैं। चलो 7D, टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। अच्छा एक सेकेंड, जितने भी स्ट्रेस आपने पढ़े क्या सबको सिग्मा से डिनोट करेंगे? हाँ, स्ट्रेस ही तो है, सबको सिग्मा से डिनोट करेंगे। फोर्स को एफ से या पी से डिनोट कर सकते हैं, एफ और पी, एफ से भी कर सकते हैं। चलो, टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस, इस पे एक स्टार लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और सबसे ज़्यादा समझ में यही नहीं आता। तो अपन प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ के देखेंगे इसका क्या होता है टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। इसके लिए पहले टेंजेंट क्या होता है ये पता है सबको? गुड। शीयर क्या होता है? अलोंग द सरफेस, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ लिखो डेफिनेशन। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स acts on a body
व्हेन ये लाइन टेढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी टेंजेंशियली, अंडरलाइन करो, टेंजेंशियली to the surface of the body, tangentially to the surface of the body, comma, it produces a change in the shape, it produces a change in the shape of the body। फिर से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से एक बार देखो, सही लिखा है। When a deforming force acts on a body tangentially, अंडरलाइन कर देना tangentially, to the surface of the body, it produces a change in the shape of the body, and the stress produced is called shearing stress or tangential stress, shearing stress or tangential stress। ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी के लिए मैंने मान लिया ये फिक्स है, ये फिक्स है। आपने इसको फेविकॉल लगा के फिक्स कर दिया, आपने एरल्डाइड लगा दिया, कील ठोक दी, इसके फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, कहाँ पे? सरफेस पे, शियर फोर्स, ये सरफेस पे, ये देखो ध्यान से, ये है सरफेस, ठीक है। इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा, हल्का सा होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड से होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने वो देखा ना, जूतों में कील ठोक कर खड़ा कर दिया, अब चलो, क्या होगा? आप गिर जाओगे। कोई भी ऐसे जूतों में कील ला के फिक्स कर दो जूतों को, अब आगे जाओगे तो सामने वाला गिर जाएगा। क्यों? उसकी हाइट है, थिकनेस है, ये वाला डायमेंशन है उसका। अगर नहीं होता ये डायमेंशन तो क्या होता? फिक्स होता वो। मैं ज़मीन में इतनी पतली सी लकड़ी ठोक दूं, क्या होगा? उसके साथ नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मुझे थिकनेस चाहिए, थोड़ी सी भले ही, लेकिन चाहिए ज़्यादा थिकनेस होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। इसलिए मैंने थिकनेस दिखाई है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया और उसके सरफेस पे फोर्स लगाया, तो इस सरफेस पे क्या होगा? पहली बात तो सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। सबसे पहले ये लिखो मार्जिन के ऊपर, फोर्स अलोंग द सरफेस, force which acts along the surface, force which acts along the surface is known as shear force, surface of the body, ठीक है। Second, force which acts एक्सियल। तुम्हें एक्सियल का मतलब है पता है? एक्सियल लेंथ कहाँ सुना? डायरेक्शन सुना है। एक्सियल डायरेक्शन कहाँ सुना है? छोड़ दो, नहीं सुना तो छोड़ दो, रहने दो, वो याद है, ठीक है, नहीं लिखवा रहा। ये सेकंड पॉइंट कट कर दो, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल के रिस्पेक्ट में एक्सियल बता रहा था, लेकिन रहने दो, नहीं सुना तो खामखा काय को लोड बढ़ाऊं, ठीक है, रहने दो। जो लॉन्गिट्यूडनली लगे वो लॉन्गिट्यूडल फोर्स, ये अलोंग द सरफेस लग रहा है। अगर इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी इसकी, तो ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा। ये ऑब्जेक्ट हल्का सा ऐसा ऐसा मूव करेगा, ठीक है। इसकी लेंथ फिक्स है, लेंथ चेंज नहीं हुई है, लेकिन यहां से ये स्लाइड कर गया, हल्का सा स्लाइड कर गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बनाओ डायग्राम बनाओ। इस मेजरमेंट को मैं x बोल रहा हूं और इसकी थिकनेस को
मैं L बोल रहा हूं, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूं अभी। अगर फोर्स एक ही लग रहा है और एक ही बॉडी है तो इधर देखो, क्या ये x और ये x बराबर होंगे? यहां जितना यहां से मूव करेगा उतना यहां से करेगा ना, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ये बराबर रहेंगे और लेंथ ये है। किस किस को यहां राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया? तो बस कुछ नहीं करना, हमें एक थीटा लिखना है और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। बता दो tan थीटा क्या होता है? x अपॉन, ये थीटा बहुत छोटा होता है तो tan लिखो या सिर्फ थीटा लिखो एक ही बात है, x अपॉन l। ये स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये बस एक एक्सटर्नल चीज बता दी मैंने कि अगर ये जो ट्रायंगल किसी को दिखा है तो अगर मैं इस चीज को थीटा बोल दूं, इस चीज को थीटा बोल दूं तो थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा लिखने की जगह थीटा लिख सकते हैं। ये चीज अभी उठ के आएगी शियरिंग स्ट्रेन में, ये शियर स्ट्रेस है, वो शियरिंग स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन में चला जाएगा, ठीक। चलो स्ट्रेन क्या होता है खत्म कर रहे हैं बस आज की क्लास, चलो अगली क्लास में करें। हाँ, रेशो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा तो क्या उसके डायमेंशन चेंज होंगे? हाँ सर, तो चेंज, उसके जो चेंज डायमेंशन है उनका रेशो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, इसी के रेशो को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। स्ट्रेस अपना खत्म हो चुका है, ये अगली क्लास में कोशिश करूंगा एक न्यूमेरिकल ले आऊं इसका, ठीक है, थोड़े एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी अपना स्ट्रेस खत्म हो चुका है, स्ट्रेन होगा अगली क्लास में, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वो तो क्रॉप हो जाएगा।